हेलो गाइस, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस, अपन ने पिछले वीडियोस के अंदर प्रजम्पशन के बारे में पढ़ा, फिर शेल प्रजम्पशन के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने मे प्रजम्पशन के बारे में पढ़ा। अब आज जो लास्ट प्रजम्पशन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है वो है कंक्लूसिव प्रजम्पशन। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये इरिबिटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ होती है। इसके अंदर जो भी बताया हुआ है वो कोर्ट के पास उसको मानना पड़ेगा, मैंडेटरी है। उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टी जो है एविडेंस नहीं दे सकती, और कोर्ट जो है उस फैक्ट के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का एविडेंस पार्टी से मांग नहीं सकती। अगर ऐसा फैक्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 41, 112, 113 के अंदर कोई फैक्ट बताया हुआ है, अगर वैसा फैक्ट उनके ऊपर कोर्ट को प्रिजम्पशन करनी है तो कोर्ट जो कहा गया है वो ही एविडेंस एक्ट के अंदर जो लिखा गया है वो ही माननीय न्यायालय मानेंगे। तो गाइज अपन अब इसके जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट के वो अपन अब कवर करते हैं। आपको गाइज ये वीडियो अगर लाइक अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करिए, और हमारा जो फेसबुक का जो पेज है उसको भी आप फॉलो करें गाइज, क्योंकि यहाँ जो वीडियो क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाएगा उसके जो नोट्स होंगे गाइज वो आपको फेसबुक के ऊपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हमें फेसबुक के ऊपर भी गाइज आप हमें फॉलो करें, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके जो सेक्शन की जो एविडेंस एक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शन है वो आपको कंक्लूसिव प्रजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो गाइज ये सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट का है। ये कहता है कि जो कोई जो फाइनल जजमेंट जो है कोर्ट के, मतलब फाइनल होने चाहिए वो जिनके अंदर किसी को राइट दिया गया है, किसी को टाइटल दिया गया है, किसी का राइट लिया गया है, किसी से राइट हटा लिया गया है या टाइटल हटा लिया गया है, कोई कैरेक्टर किसी कोर्ट ने इम्पोज करा है, तो वो उस बात उस राइट कैरेक्टर और टाइटल के लिए वो जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर वो जजमेंट लेकर के वो कहीं भी जाए कि कोर्ट के पास में अगर कहे कि साहब देखो मैं इस बेसिस के ऊपर इस जमीन का मालिक अपने आप को बता रहा हूं और इस फैक्ट के ऊपर मेरे पास जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके अगेंस्ट में कोई भी केस जो है कोई ये बात एक्सेप्ट करें कि आप इस जमीन के मालिक नहीं है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट का आपके पास जजमेंट है तो वो माननीय न्यायालय को मानना पड़ेगा और वो दावा आप वहीं जीत जाओगे, ठीक है गाइज। तो सेक्शन 41 जो फाइनल जजमेंट्स हैं जिनके अंदर ऐसे जजमेंट जिनके ऊपर किसी के राइट्स और जो कैरेक्टर टाइटल जो कन्फर होता है उनको जो है कोर्ट जो प्रिज्यूम क्या करेगी, ये उस फैक्ट के लिए कंक्लूसिव प्रिजम्पशन हो जाएगा। गाइज जो जजमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, राइट इन रेम, जो राइट्स जो होते हैं आपके राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम तो प्राइवेट राइट्स जो तो प्राइवेट पार्टीज के बीच में कोई भी फैक्ट है उसको डिसाइड करते हैं, लेकिन राइट जो है और कुछ जो राइट इन रेम जो होते हैं वो ये होते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में वो इन्फोर्सेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो जो डिसीजन होगा वो आप दोनों के ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई मैटर चल रहा है, उस केस के अंदर कोई भी अगर फैसला कोर्ट जज साहब देंगे तो वो जजमेंट जो है आप दोनों के बीच में ही एप्लीकेबल होगा। उससे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर कोई आपके ऊपर कोई कैरेक्टर वो नहीं हो रहा। राइट इन पर्सोनम है जो प्राइवेट पार्टीज के राइट को जो डिटर्मिनेशन होता है, वहीं पब्लिक जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कैरेक्टर आपको हो गया, क्योंकि आप मान लो डाइवोर्स हो गया आपका, तो आपके पास में एक आपका कैरेक्टर हो गया कि आप डाइवोर्स आप वो पर्सन है या वुमन है डाइवोर्सी हैं, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर है वो पूरे होल वर्ल्ड के को पता है कि आप डाइवोर्सी क्यों हो, क्योंकि आपके पास में एक जजमेंट है, आपका एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे राइट जो आप पूरे दुनिया के अगेंस्ट में इन्फोर्स कर सकते हो, ठीक है, वो राइट इन रेम होते हैं। और ये जो सेक्शन 41 की प्रिजम्पशन है गाइस, ये उन्हीं राइट इन रेम के जो प्रिजम्पशन जो जजमेंट हैं उनके ऊपर है। जो प्राइवेट पार्टीज के जो जजमेंट्स हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई वो डिसाइड नहीं होता, तो उनके ऊपर ये 41 की प्रिजम्पशन नहीं लगती है। अब इसके अंदर कौन कौन से जजमेंट होते हैं गाइस, ये होते हैं मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी जो हो गए, इंसॉल्वेंसी हो गए, ऐसे जो जजमेंट होते हैं। जैसे मान लो आज किसी को
इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर दिवालिया घोषित कर दिया। तो दिवालिया घोषित करने से क्या क्या होगा गाइज, उसको कोई बैंक जो है लोन नहीं देगी, वो बैंक के अंदर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, प्राइवेट आदमी भी उसको नहीं देगा, क्योंकि कहीं उसको पता है कि इसके पास पैसे तो है नहीं, तो इसको पैसे क्यों दें। तो वो एक आपका कैरेक्टर हो गया कि आप दिवालिये हैं। तो इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स जो जैसे कि एडमिरलिटी, ये होते हैं मेरी टाइम के, मतलब जो ये समुद्र के जो जहाजों के ऊपर जो कानून लगता है उनको एडमिरलिटी लोग कहते हैं। तो एडमिरलिटी, अभी चलो अपन पहले सेक्शन के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको सेक्शन 41 का जो है एक बेसिक आइडिया दिया है। सेक्शन 41 जो है राइट इन रेम से डील करता है, और जो है कौन कौन से जजमेंट किन हेड के अंदर आने चाहिए वो अब मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर मैट्रिमोनियल हो गया, एडमिरलिटी हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। और इन जजमेंट, इन एरियाज के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राइट और टाइटल कन्फर किया जाता है या ले लिया जाता है, तो वो जो कन्फरमेंट ऑफ राइट और टाइटल जो है वो जो है उस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है, उसको कोर्ट को मानना पड़ेगा। कंक्लूसिव प्रेजम्पशन जो है इरिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ होती है, और ये 41 की कंक्लूसिव प्रेजम्पशन है। अब मैं आपको जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है वो मैं बता देता हूं। ये है कि ए फाइनल जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो वो जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट। तो गाइस, जो प्रोबेट जो है ये विल के ऊपर होता है। अगर जो उसका एग्जीक्यूटर होता है उसको जब विल उसको एक लेटर देती है कोर्ट की, एक परमिशन देती है जो डिसीज का जो टेस्टेटर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, एक कोर्ट जो है एक ऑर्डर देती है जिसको प्रोबेट कहते हैं। इसकी पावर जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के पास इनको प्रोबेट का इशू करने का पावर है। तो वो उस मैटर के अंदर जो है जो कोर्ट पर राइट देती है एग्जीक्यूटर को, वो प्रोबेट कहलाता है। ठीक है गाइस, तो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, ये जो शादी विवाह के जितने भी कानून हैं उन कानून के अंदर एडमिरलिटी मतलब ये जहाजों से रिलेटेड कोई लॉ है उसके अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर राइट और टाइटल दिया गया है। इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन मतलब बैंक्रप्सी का जो है दिवालिया जो का जो जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट का है, या तो वो जिसके अंदर क्या होता है गाइस, विच कन्फर अपन और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर। ठीक है, आपका कैरेक्टर ले लिया गया ना, आप पहले तो दिवालिया नहीं थे, अब पहले तो आपकी जो आपको यूं, या फॉर एग्जांपल आपका शादी थी तो आप विवाहित कहलाते थे, लेकिन जैसे ही आपको डाइवोर्स हुआ अब आप क्या कहला गए, आप तलाकशुदा हो गए। ठीक है ना, अब आपका विवाहित हो वो कैरेक्टर आपका चला गया, अब आप क्या हो गए, अब आप तलाकशुदा हो गए। ठीक है गाइस, तो लीगल कैरेक्टर हो गया वो। और विच डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, या किसी को कोई कैरेक्टर दिया गया है, ठीक है, और टू बी इंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग, जैसे कि कोई जमीन का मैटर है उसके अंदर कह दिया कि ये इस प्रॉपर्टी का जो है मालिक है, मतलब टाइटल दिया स्पेसिफिक थिंग, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली। ये नहीं कि कोई जो जजमेंट है उसके अंदर आपको कोई चीज दी गई है वो किसी उसको क्लेम कोई दूसरे नहीं की, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में है, कोई पूरी दुनिया के सामने ये चीज है कि अब तो आप उस जमीन के मालिक जो हैं आप खुद ही हैं। ठीक है गाइस, इज रिलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर और टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रिलेवेंट। अगर जब कभी भी उन लीगल राइट्स और कैरेक्टर के ऊपर कोई भी डिसीजन कोई कोर्ट के अंदर कोई पॉइंट आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले आपके जजमेंट के अंदर जो फाइनल जजमेंट था कंपिटेंट कोर्ट का उसके अंदर आपको अगर कोई टाइटल और दिया गया है तो वो डॉक्यूमेंट आप लेके आइए। आपको कोर्ट क्या कहेगी कि that any legal character which is conferred occurred at a time when the judgment, order or decree came into the force, कि जब आपको जिस जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर से जो टाइटल आपको लीगल कैरेक्टर दिया गया है वो उस समय आपके पास था, वो उसको डिक्लेयर कर रही है। दैट एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल अक्यूड टू दैट पर्सन एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री डिक्लेयर्स इट टू हैव अकर्ड टू दैट पर्सन। ठीक है गाइस, जैसे ही जजमेंट आया वो चीज जो है उस व्यक्ति के पास थी, या कोर्ट ये मानेगा कि ये उस व्यक्ति के पास थी जैसे ही जजमेंट उसके पास आ गया। जैसे जजमेंट जो है कोर्ट ने डिलीवर करा उस समय जो है वो व्यक्ति उस कैरेक्टर की को इंटाइट कैरेक्टर उस व्यक्ति का वही था, वो चीज उस व्यक्ति के पास थी।
ठीक है गाइस, एंड दैट एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी सो इंटाइटल्ड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन शुड बी हिज प्रॉपर्टी। यानी उस जैसे ही जजमेंट आएगा ये मान लिया जाएगा कि ये व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी और उस समय से ये व्यक्ति की प्रॉपर्टी बन गई जिस समय जजमेंट डिक्री और ऑर्डर्स डिलीवर किए गए। ठीक है गाइज, अब मैं आपको पूरे सेक्शन की समरी बता देता हूं। ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि प्रोबेट की हो गई, एडमिरलिटी की हो गई, इंसॉल्वेंसी की हो गई, मैट्रिमोनियल मैटर्स हो गए, जिनके अंदर किसी भी कंपिटेंट कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर को जजमेंट दिया है, ऑर्डर दिया है, डिक्री पास करी है, जिसके द्वारा आपको कोई लीगल कैरेक्टर दिया गया है, किसी चीज के लिए आप इंटाइटल हो, वो दिया गया, इंटाइटल किया गया है, या कोई कैरेक्टर हटा लिया गया है, कोई राइट हटा लिया गया है, तो जब कभी भी किसी कोर्ट के अंदर आपके इन पॉइंट्स को के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपका जो प्रीवियस जो जजमेंट था इन पॉइंट्स के ऊपर, वो कोर्ट का एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि यस, जो कैरेक्टर जो है आप उस पॉइंट के अंदर, वो उस जजमेंट के डिलीवरी के समय आपके पास था, आपकी चीज वो थी, जो जो भी चीज जो कंक्लूजन प्रिजम्पशन इस सेक्शन की है, वो एकदम कोर्ट कंक्लूसिव प्रूव करेगा और उन पॉइंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं लेगा। तो ये गाइस, ये सेक्शन 41 है। ये जो प्रीवियस जजमेंट जो होते हैं फाइनल कोर्ट्स के, उनको की जो बाइंडिंग नेचर है उनके ऊपर है। तो ये आप इसका थोड़ा सा माइंड में रखिए कि जो फाइनल ऑर्डर, जो कोई टॉपिक है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, कोई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक आया जिसके ऊपर ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट को पहले किसी कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है। तो अगर पहले कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया और वो जजमेंट फाइनल है, तो अब दोबारा उस टॉपिक के ऊपर वापस कोर्ट थोड़ी संज्ञान लेगी। जैसे रेस जुडिकेटा आप कॉन्सेप्ट समझोगे जब मैं सीपीसी को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये प्रीवियस जजमेंट्स जो है किसी टॉपिक के ऊपर है, वो एक अलग बात है, वो इसमें थोड़ा फर्क है, वो मैं आपको जब रेस जुडिकाटा पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो जब कोर्ट ने ऑलरेडी मैटर को डिसाइड कर दिया है, तो फिर वापस उस टॉपिक के ऊपर दोबारा कोर्ट अपना दिमाग और समय क्यों खराब करेगी, और उस फाइनल, अगर वो जजमेंट फाइनल है तो ये, और उस जजमेंट के अंदर आपको कोई राइट, कैरेक्टर, टाइटल, थिंग अगर कोई दी गई है या हटाई गई है, तो उनके ऊपर कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या रहेगी गाइस, वो प्रिजम्पशन जो है वो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन रहेगी। ठीक है, अब अपन इसकी जो दूसरी जो टॉपिक है, सेक्शन जो है 112 का जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि आपकी बात करता है पैटर्निटी की। पैटर्निटी का मतलब क्या हो गया गाइस कि मैटर्निटी तो जो है वो जब बच्चे के जन्म के साथ ही फिक्स हो जाती है कि ये इसकी माँ, जिस माँ ने इसको जन्म दिया है बच्चे को, वही इसकी मदर है। लेकिन वहीं अगर ये पता करना मुश्किल होगा कि इसके फादर कौन है, तो जब कभी भी पैटर्निटी का इशू होगा तो सेक्शन 1, ये 112 पिक्चर में आएगा। ये सेक्शन 112 कहता है कि फाइनल, अगर कोई बच्चा दो हस्बैंड वाइफ की शादी के दौरान होता है या शादी के बाद में, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में किसी की डेथ हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, तो शादी की जब खत्म हो जाए उसके 280 डेज के अंदर अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो 112 की प्रिजम्पशन है कि वो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है। किस बात की? उस बच्चे के लिजिटिमेट होने की, कि पैटर्निटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति हस्बैंड है वही व्यक्ति इसका फादर है। ये सेक्शन 112 है। ये बायोलॉजिकल फादर को नहीं मानता, ये सोशल फादर जो है उसको एक्सेप्ट करता है। तो सोशल फादर कौन होता है? जो कि सोसाइटी के अंदर वाइफ का जो हस्बैंड है वो सोशल फादर कहलाता है। और जो बायोलॉजिकल फादर गाइस कुछ भी कोई भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल तो जो वो बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब है 112 के अंदर जो है ये सोशल फादर को, सामाजिक जो सोशल फादर जो है उसके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है। और ये साफ कहता है कि अगर शादी के दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई संतान होती है तो वो लिजिटिमेट रहेगी, या शादी के बाद में अगर 280 दिनों के अंदर
अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लिजिटिमेट कहलाएगा। उसके लिए अगर ये फैक्ट है तो कोर्ट जो है किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं लेगी इस बात को साबित करने के लिए कि ये बच्चा जो है इलिजिटिमेट है। ठीक है गाइज, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो है नॉन एक्सेस की। हस्बैंड अगर ये प्रूव कर दे कि उसकी और वाइफ के बीच में कोई एक्सेस ही नहीं थी, वो अगर ये प्रूफ कर दे कि वो बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता था, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के नहीं होने का प्रूफ अगर वो दे दे और वो इतने समय का हो कि वो जो बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता था, अगर वो नॉन एक्सेस अगर प्रूव कर दे तो इसको रिबट किया जा सकता है। लेकिन ये इरिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है, ये नॉन एक्सेस एक सिर्फ इसका एक्सेप्शन है। ठीक है गाइज, ये मैंने एक 112 का जो है बेसिक आइडिया दिया है। इसके अंदर जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक केस था कमला देवी वर्सेस माया, एक पूरा याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मैं बता, वो नोट्स के अंदर आपको वो केस मेंशन रहेगा, जिसके अंदर ये कहा गया कि एक शादी के 180 दिनों के 183 दिनों के अंदर जो है बच्चा पैदा हो गया। तो वहां पे जो है जो वाइफ थी वो कह रही है कि ये बच्चा प्री मेच्योर है, ये इसके जो फादर हैं ये इसके मेरे हस्बैंड ही है। वहीं हस्बैंड ने कहा कि ये बच्चा जिस समय ये गर्भ के अंदर आया तो उस समय मेरी और वाइफ की कोई एक्सेस ही नहीं थी। तो हस्बैंड की बात को कोर्ट ने माना और ये कहा कि ये जो बच्चा है वो इलिजिटिमेट है। वहीं एक केस है गाइस गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, उसके अंदर कहा गया है कि जो डीएनए टेस्ट हैं वो रूटीन मैनर के अंदर नहीं हो सकते। कोर्ट अगर डीएनए टेस्ट के लिए किसी को कहे कि आप डीएनए टेस्ट करवाओ, उससे पहले जो है कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कहीं उस डिसीजन से बच्चा जो है वो बादशाह तो नहीं हो जाएगा, या जो मदर है उसका जो कैरेक्टर तो कोई उसके ऊपर दाग नहीं लग जाएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये जो डीएनए टेस्ट हैं इनको इनकी जो है कोर्ट परमिशन दे। तो ये जो डीएनए टेस्ट जो है गाइज ये कोर्ट रेगुलर ऐसे नॉर्मल कोर्स में परमिशन नहीं देती है। ये इसके लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास ग्राउंड रीजन होना चाहिए। आपको पता है गाइज अभी एक एनडी तिवारी का जो केस था उसके अंदर बहुत इशू हुआ था डीएनए टेस्ट को लेकर के, पैटर्निटी वहां पे डिस्प्यूटेड थी और बाद में जो है एनडी तिवारी जो महोदय थे वो फादर निकले उनके। तो ये जो सेक्शन जो है 112 इंडियन एविडेंस का वो यही कहता है कि अगर कोई बच्चा शादी के दौरान अगर पैदा होता है या शादी के बाद में या जो डेथ या डाइवोर्स के बाद में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, कितने टाइम में 280 दिनों के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा जो है वो लिजिटिमेट कहलाएगा। यहाँ पे ये इरिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है, जिसको कभी भी कोई कोर्ट जो है इस फैक्ट को गलत साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं लेगी। सिर्फ जो एक एक्सेप्शन इसके अंदर बताया हुआ है वो एक्सेप्शन है नॉन एक्सेस का। हस्बैंड अगर ये प्रूव कर दे कि उसकी वाइफ के साथ कोई एक्सेस ही नहीं थी, कोई ऐसी सिचुएशन कि उस सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो सकता था, तो उस बात को कोर्ट मानेगी और तब जो है इस प्रेजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। अदरवाइज ये जो प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है ये इरिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है। और जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सोशल फादर को रिकॉग्नाइज किया गया है, बायोलॉजिकल फादर को नहीं किया गया है। ठीक है गाइज, और जो मैंने अभी आपको बताया वही इस सेक्शन के अंदर पूरा बताया हुआ है। अब गाइज जो है सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस का, तो सेक्शन जो 113 है गाइज वो कहता है कि ये जो इंडियन एविडेंस जो एक्ट है गाइज ये बना हुआ कब का है, ये बना हुआ है 1872 का। तो 1872 के अंदर गाइज उस समय हिंदुस्तान के ऊपर आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन था। तो क्या होता था कि जब कभी भी कोई टेरिटरी के ऊपर जो अंग्रेज को अक्वायर करते थे, अपनी कॉलोनी बनाते थे, तो तब भी एक गेजेट के अंदर नोटिफिकेशन आता था और जब कभी किसी एरिया को वो फ्री कर देते थे और डिक्लेयर करते थे कि यार ये अब जो एरिया है ये हमारी कॉलोनी नहीं रहा, ठीक है, तो उसका भी एक गेजेट में नोटिफिकेशन आता था। तो जब कभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए कि भाई आज से ये एरिया है ये ब्रिटिश टेरिटरी को अब हिस्सा नहीं रहा है, तो वो उस बात का कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि अब ये जो एरिया है ये ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है। तो ये जो बात है इसके अंदर फिर 1937 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था और ये कहा गया कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो सेक्शन का जो पार्ट 3 है वो जब लागू होगा उसके बाद में
जिस नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया कि अब से ये एरिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, तो वो जो प्रूफ, वो जो इस गैजेट का जो नोटिफिकेशन है उस बात का कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि आज से किस डेट से जो है वो एरिया ब्रिटिश टेरिटरी का के एरिया नहीं रहा, इस बात का रहेगा। अब मैं आपको इसकी सेक्शन की लैंग्वेज पे लेके चलता हूं। ये कह रहा है कि ए नोटिफिकेशन इन द गजेट ऑफ इंडिया that any portion of British territory has before the commencement of Part Third of the Government of India Act, यानी किसी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में यह कहा गया है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके पार्ट थर्ड के लागू होने से पहले, ठीक है, अगर कोई ऐसा गजट का नोटिफिकेशन है किस बारे में कि हैज बीन सीडेड टू एनी नेटिव स्टेट, यानी जो ये राज्य था, अब जैसे अंग्रेजों ने शासन किया तो कई बार क्या होता था कि रिवोल्ट होता था, जो जो राजा थे एरिया के वो अंग्रेजों से युद्ध करते थे और अपने एरिया को वो अपने कंट्रोल में ले लेते थे, तो वहां से क्या होता था कि अंग्रेजों को जाना पड़ता था और वो एरिया अब अंग्रेजों का एरिया नहीं रहा, तो उसके लिए जो है वो गजट के अंदर नोटिफिकेशन आता था। तो 1935 के जो बिफोर जो जितने भी वो ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं कि भाई आज से जो एरिया है वो उसी नेटिव स्टेट का हो गया, मान लो गुजरात है तो वहां के गुजरात के जो राजा थे उनको दे दिया गया, या हैदराबाद के अंदर जो निजाम थे कि भाई ये एरिया आज से इन निजाम का ही है, या लखनऊ के जो नवाब थे उनको दे दिया गया। तो ये जो अगर किसी स्टेट का रूलर है उसको अगर उसको दे दी, तो अगर उसका कोई नोटिफिकेशन आया कि भाई आज से जो है गुजरात के ये जो गुजरात है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों का नहीं रहा और अब आज से जो है इसके इसके जो मालिक जो हैं ये फला फला महाराजा हैं, तो ऐसा अगर कोई नोटिफिकेशन आया है कि कोई टेरिटरी है वो नेटिव स्टेट को दे दी गई है, किसी प्रिंस को, राजकुमार को दे दी गई है, किसी रूलर किसी राजा को दे दी गई है, तो क्या कोर्ट क्या प्रज्यूम करेगा, वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि वो अब जो स्टेट है वो उसी राजा, राजकुमार और उन्हीं की वो रहेगी, और ये प्रूव करेगा, ये इस बात का प्रूफ रहेगा कि अब से वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। ये इस बात की कंक्लूसिव प्रजम्पशन है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन है जिसके अंदर कोई टेरिटरी जो है अंग्रेजों की नहीं रही ये बताया हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि उस डेट से, जिस डेट से नोटिफिकेशन आया है उस डेट से वो जो स्टेट था वो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा। इस बात की ये कंक्लूसिव प्रजम्पशन है। तो गाइज मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि प्रजम्पशन कितनी प्रकार की होती है, ये 4 लेक्चर्स हैं, आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर मैंने समझाया है कि प्रजम्पशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। फिर मैंने शेल की प्रजम्पशन पे आपको एक वीडियो में बताया है, फिर मे के बारे में बताया है, और आज ये जो है ये लास्ट प्रजम्पशन है, कंक्लूसिव प्रजम्पशन, और इसके अंदर क्या होता है ये इरिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ होती है। सेक्शन 41 और 112 और 113 जो हैं ये इरिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ के हैं। तो गाइज आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलेंगे अपन किसी नए टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप फॉलो करें गाइज, क्योंकि ये जो वीडियो जो आप यहाँ यूट्यूब पे देखोगे इसके जो नोट्स हैं, इसके जो क्वेश्चंस जो हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और जो भी क्लास के जो नोट्स हैं, जो वो थ्योरी जो है इस टॉपिक के ऊपर, उसके जो नोट्स आपको फेसबुक के पेज पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो गाइज मुझे इजाजत दें, मैं फिर बड़ी जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।